So, hello everyone, and welcome to this presentation on disaster management. Today, we will explore the key concepts of disaster management through a series of objective questions. Let's begin. Question number 1. Hazards and disaster are mainly classified as option A, physical and chemical, option B, natural and human induced, option C, physical and human, and D, social and cultural. हिंदी में देखें तो खतरों और आपदाओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है भौतिक और रासायनिक रूप में, बी प्राकृतिक और मानव प्रेरित रूप में, सी शारीरिक और मानव रूप में, या सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। As we all know, hazards and disasters are broadly categorized in two types, natural and human induced. Natural disaster वो होते हैं जो जैसे प्राकृतिक तरह से घटित होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या हरिकेन्स, जबकि ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर होते हैं मानव कार्य द्वारा घटित होते हैं वो, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऑयल स्पिल्स, वार्स एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो, what are the consequences of disaster on a society? Option A, loss of life, B, damage of property, C, environmental damages, and D, all of the above. हिंदी में समाज और आपदा के क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शन ए, जान गंवाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरणीय क्षति या उपर्युक्त सभी। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। क्योंकि हाँ, डिज़ास्टर समाज में अगर होते हैं तो जान गंवानी पड़ती है कई लोगों को, कई सारे संपत्तियों का नुकसान भी हमें देखने को मिलता है, और पर्यावरणीय क्षति भी होती है, इसीलिए ऑब्वियसली ऑल द अबव। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए, टॉर्नेडो, ववंडर जिसे कहते हैं, बी, ड्रॉट, सूखा, सी, ब्लिज़ार्ड, बर्फानी तूफान, डी, स्टैम्पेड, भगदड़। इसका आंसर है डी, स्टैम्पेड। हमें पता है कि एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर इज अ डिजास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मानव द्वारा घटित एक ही हो सकती है, इनमें से वो है भगदड़। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन इन क्वेक हिट नेपाल? भूकंप प्रभावित नेपाल में भारत के राहत और बचाव मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी, ऑपरेशन विराट, सी, ऑपरेशन उडरोज, डी, ऑपरेशन मैत्री। द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन मैत्री. Operation Maitri was the name given to India's humanitarian assistance and disaster relief operation in Nepal following the devastating 2015 earthquake. Question number 5. The National Institute of Disaster Management (NDIM) was established when? NDIM जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो NDIM कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि कब हुआ था ये। ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 23, 2002, ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 16, 2001, सी, अक्टूबर 16, 2003, एंड डी, अगस्त 14, 2004। तो ये NDIM जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 16, 2003 में, तो सही आंसर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 6, In which city is the National Institute of Disaster Management situated? यही जो है NDIM कौन से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है ये कौन से नगर में स्थित है? ऑप्शन ए, कोलकाता, बी, न्यू दिल्ली, सी, हैदराबाद, एंड डी, मणिपुर। ये जो स्थित है ये न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is mainly considered man-made disaster?
निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है? ऑप्शन ए फायर आग, बी लैंडस्लाइड भूस्खलन, सी ड्रॉट सूखा और डी इरोशन कटाव. So the correct answer is fire. फायर इसीलिए ही हो जाएगा क्योंकि among the options fire is the most common widespread man-made disaster that is often caused by accident, negligence or any deliberate acts. और बाकी सब जो ऑप्शंस दिख रहे हैं लैंडस्लाइड ड्रॉट इरोशन ये तो नेचुरल डिजास्टर्स होगा. ऑप्शन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट. निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? ऑप्शन ए रिसोर्स संसाधन, बी मिटिगेशन शमन, सी रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया या डी रिकवरी वसूली. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रिसोर्स ऑप्शन ए. एज वी ऑल नो दैट emergency management typically involves 4 phases. First one is mitigation, second preparedness, third response, and the last one is recovery. So resource is not a recognized phase within the standard emergency management cycle. That's why the correct answer will be resource, option number A. Next, question number 9. The distinctions between combatant and non-combatant in contemporary wars इन्वॉल्विंग टेररिस्ट्स आर. तो इसमें कहा गया है कि आतंकवादियों से जुड़े समकालीन युद्धों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू के बीच अंतर है. इसमें मतलब अंतर क्या है ये पूछ रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए है इज टू इस्टेब्लिश स्थापित करना आसान है, बी यूजलेस बेकार, सी ऑफन अनक्लियर अक्सर अस्पष्ट और डी नॉट वर्थ बैथलिंग अराउंड परेशान करने लायक नहीं. तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफन अनक्लियर. सो in conflicts involving terrorists, it can be difficult to distinguish between combatants and non-combatants. Terrorist groups often operate among civilian populations, making it challenging to identify and target only those actively engaged in hostilities. So question number 10. इसमें कहा गया कि द मेजर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर मतलब बाढ़ के प्रमुख प्रभाव है. क्या है प्रभाव? तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डैमेज शारीरिक क्षति, बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को हानि, सी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई जलापूर्ति की कमी, डी ऑल द अबव उपयुक्त सभी. तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हमें साफ दिख रहा है कि ऑल द अबव सारे जो है फ्लड्स के मेजर इफेक्ट्स हैं. मतलब फ्लड्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ऑब्वियसली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई सारे ही आते हैं इसमें. फिर क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टेक होल्डर्स. निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्टेक होल्डर है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर ऑफिसर्स राष्ट्रीय आपदा कार्यालय, सी प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र या ऑप्शन डी ऑल द अबव. तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा ऑल द अबव सारे ही है. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है स्टेक होल्डर, नेशनल डिजास्टर ऑफिसर्स का और प्राइवेट सेक्टर तीनों का ही होता है, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी ऑल द अबव. नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन ये है कि डिजास्टर एट चर्नोबिल इज रिलेटेड टू मतलब चर्नोबिल आपदा का संबंध है. ऑप्शन ए डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक भूकंप के कारण आई आपदा से, बी डिजास्टर कॉज्ड बाय सुनामी के कारण आई आपदा से, सी न्यूक्लियर डिजास्टर परमाणु आपदा से या डी एपिडेमिक डिजास्टर महामारी आपदा से. तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियर डिजास्टर. हाँ ये द चर्नोबिल डिजास्टर वाज अ कैटास्ट्रोफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड ऑन 1986 में भी. तो वहीं पे हुआ था.
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। 2001 टेररिस्ट अटैक इन यूएसए इज रेफर्ड एज, मतलब 2001 के टेररिस्ट अटैक जो हुआ था यूएसए में, उसको यूएसए में, तो उसको क्या कहा जाता है और एक नाम से? तो ऑप्शन ए है 9/11, बी 11/9, सी 10/11 और डी 11/01। सो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए 9/11। Actually, this refers to the September 11, 2001 terrorist attack. That's why it is known as 9/11. 9 represents September and the date is 11. That's why it's 9/11. And question number 14, it say that example of civil war is, गृह युद्ध का उदाहरण है ऑप्शन ए सीरियन वॉर, बी वर्ल्ड वॉर 1 and 2, सी कारगिल वॉर एंड डी यूक्रेन रशिया वॉर। तो सिविल वॉर का जो उदाहरण है वो इसमें हो जाएगा सीरियन वॉर, ऑप्शन ए। द सीरियन वॉर इज एन ऑनगोइंग मल्टी पार्टी सिविल वॉर दैट बिगैन in March 2011. So this is the only example of civil war among those options. So अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी उदाहरण है, मतलब द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं से, बी इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाओं से, सी न्यूक्लियर डिजास्टर, परमाणु आपदाओं का, और या डी नन ऑफ दिस, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें दिख रहा है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वो एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, इंडस्ट्री में घटित हुआ था। देन इट्स क्वेश्चन नंबर 16, साइक्लोन्स इन द कैरिबियन आइलैंड्स आर नोन एज, कह रहा है कि चक्रवातों का जो है कैरिबियन आइलैंड में क्या कहा जाता है चक्रवातों को? ऑप्शन नंबर ए टाइफून, बी हरिकेन्स, सी टोर्नाडोज, डी स्टॉर्म। तो कैरिबियन आइलैंड में चक्रवातों को हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है ये इंडस्ट्रियल हैजार्ड? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इंड्यूस्ड हैजार्ड, बी नेचुरल हैजार्ड, सी मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स, मौसम संबंधी खतरे, और डी वाइल्ड लाइफ हैजार्ड्स, जंगली आग के खतरे। तो ये जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स है वो है मतलब मानव निर्मित हैज़र्ड हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़र्ड। अब इंडस्ट्रियल जो खतरे होते हैं वो मानव द्वारा ही तो निर्मित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले साइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का अधिकार देती है? ऑप्शन ए 45, बी 67, सी 17 एंड डी 23। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट्स 23। Section 23 of the Disaster Management Act 2005 mandates the state government to formulate state disaster management plan. These plans outline the strategies and action to be taken in an event of disaster. So, then question number 19. Which of the following pairs of hazards and examples is incorrectly matched? मतलब इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल खतरों और उदाहरणों का गलत मिलन कराता है? तो इसमें बोलना है कि कौन सा मिसमैच्ड है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड डैश सुनामी, बी क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड मतलब जलवायु संबंधी खतरा भूकंप,
सी जियोफिजिकल हैज़ार्ड लैंडस्लाइड, भूभौतिकी खतरा, भूस्खलन। और डी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड मलेरिया, जैविक खतरा जो मलेरिया है। तो इसमें हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिखा है हाइड्रोलॉजिकल हैज़ार्ड सुनामी। हाँ, सुनामी तो हाइड्रोलॉजिकल हैज़ार्ड ही तो है। अब इसमें और एक जो है ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखेंगे तो जियोफिजिकल हैज़ार्ड, हाँ लैंडस्लाइड जो है भूभौतिकी तो है। और डी भी है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड मलेरिया, एकदम सही है, वो जैविक खतरा ही है इंसान के लिए। अब ऑप्शन नंबर बी को अगर देखेंगे तो वो लिखा है कि क्लाइमेटोलॉजिकल हैज़ार्ड्स अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो है वो जलवायु संबंधी तो नहीं है, वो जियोफिजिकल हैज़ार्ड में आ जाएगा। दैट्स वाई earthquakes are considered geophysical hazards, not climatological hazard. Okay, then as we all know, climatological hazards are associated with weather and climate patterns such as hurricanes, droughts, and floods, etc. Then, question number 20. What is the range of the intensity scale used in measuring earthquake? भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता पैमाने की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8 to 12, बी मतलब 1 to 12, बी 1 to 7, सी 1 to 15 and डी 1 to 5. आंसर इसका है 1 to 12. So the modified Mercalli intensity scale is used to measure the intensity of an earthquake. It ranges from 1 to 12, as with being 1 being the weakest and 12 being the strongest. That's why 1 to 12, that is option number A, will be the correct one. In the next slide, question number 21. Tropical cyclones originate within उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट बिटवीन पोलर एंड टेम्परेट जोन्स, ध्रुवीय और समशीतोष्ण कटिबंध के मध्यवर्ती भाग में। बी मेनली ट्रॉपिकल एरिया, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सी मेनली इक्वेटोरियल जोन्स, मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय कटिबंध क्षेत्र में। डी इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच मध्यवर्ती भाग में। सो करेक्ट आंसर of this question will be option number B, mainly tropical areas. So in the tropical cyclones, also known as hurricanes or typhoons, form over tropical and subtropical waters. Okay, because as they require warm sea surface area temperatures, which is typically above 26 to 26 degree Celsius. Then the question number 22. The center of cyclone is characterized by चक्रवात के केंद्र की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए हाई प्रेशर उच्च दबाव, बी लो प्रेशर कम दबाव, सी वेरी हाई प्रेशर बहुत अधिक दबाव, या उपर्युक्त सभी ऑल दबाव। So the correct answer will be option number B, low pressure. So if we explain in this way that the center of a cyclone is also known as the eye, is a region of very low pressure. This low pressure is crucial for the development of intensification of the cyclone. Okay, that's why the correct answer will be the low pressure. Then we will come to question number 23. It's saying that warning about cyclonic disaster is conveyed through, मतलब चक्रवाती आपदा की चेतावनी किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर, बी रेडियो नेटवर्क, सी टेलीविजन, या डी ऑल द अबव उपयुक्त सभी। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव सभी। सारे न्यूज़पेपर, रेडियो नेटवर्क, टेलीविज़न सबके द्वारा ही हम चेतावनी जारी कर सकते हैं। So warnings about cyclones are disseminated through multiple channels to reach a wide audience.
Here we are coming to the next slide. Question number 24. Who among the following is the most affected during the famine? निम्नलिखित में से कौन अकाल के मध्य सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए बैंक वर्कर्स, बी डॉक्टर्स, सी ट्रेडर्स जो व्यापारी, और डी वर्कर्स जो मतलब कर्मी या श्रमिक होते हैं, उनके बात की गई है वहाँ यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है डी वर्कर्स जो श्रमिक होते हैं। So, during a famine, the most affected are typically those who are directly dependent on daily wages and have limited access of food resources. And these workers may include in various sectors like agriculture, construction, or maybe sometimes with small businesses. Then we will go to question number 25. Who among the following is the first to respond when a disaster strikes? निम्नलिखित में से कौन आपदा मतलब कौन सी आपदा आने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है? ए गैर सरकारी संगठन मतलब NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय प्रशासन, सी अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स प्रभावित समुदाय के सदस्य, या डी लोकल कम्युनिटी मेंबर्स स्थानीय समुदाय के सदस्य। So the correct answer for this question will be option number C, affected community members. So, in the immediate aftermath of a disaster, the affected community members are often the first responders. They are on the ground witnessing the situation first hand. तो वही लोग होते हैं जो क्विकली मतलब एक्सेस कर सकते हैं लोगों की ज़रूरतें को, और फिर वो इनिशियल जो असिस्टेंस है वही लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। दैट्स वाई अफेक्टेड कम्युनिटी मेम्बर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 26. Disaster Management Plan was launched by Ministry of Home Affairs in मतलब आपदा प्रबंधन योजना गृह मंत्रालय द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2005, बी 2011, सी 2016 और मे बी इट्स डी 2020। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2005. The NDMA, National Disaster Management Authority, was established in 2005 under the Disaster Management Act, which is also established in 2005. अब बढ़ते हैं अगली साइड की ओर। Question number 27. How many distinct types of actions are defined as part of disaster management? कितने भिन्न प्रकार के कार्यों को आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 7, सी 5 और डी 6. So the correct answer will be option number C 5, because disaster management typically involves 5 distinct phases, which are mitigation, preparedness, response and recovery, and rehabilitation. This one's also in there. So that's why यही सब मिलके 5 बन रहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए जून 15, सी मार्च 5, बी मार्च 5, सी अक्टूबर 13 और डी सितंबर 13। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 13। द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन October 13. Mainly it aims to promote a global culture of disaster resilience. Then we will go up to the question number 29. What is the location of the International Tsunami Information Center? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ए होनोलुलु, बी हैदराबाद, सी गोवा और डी पोंडिचेरी। So the correct answer is A, Honolulu. The International Tsunami Information Center, that is ITIC,
It's located in Honolulu, which is in Hawaii, USA. Then in the next slide, question number 30. It's talking about that आपदा प्रबंधन के संदर्भ में लचीलापन शब्द का अर्थ है, मतलब अर्थ क्या है पूछ रहा है इसमें. So what does the word resilience mean in the context of disaster management? Option number A, potential loss in term of living environment. जीवित पर्यावरण के संदर्भ में संभावित नुकसान. B, the conditions of a person which expose him to the possibility of being harmed. किसी व्यक्ति की स्थितियाँ जो उसे नुकसान पहुँचाए जाने की संभावना को उजागर करती है. C, the ability of a community to resist the effects of disaster. आपदा के प्रभावों का विरोध करने के लिए एक समुदाय की क्षमता. या डी, अ सिचुएशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म. ऐसी स्थिति जिसमें नुकसान होने की संभावना हो. तो रिजलेंस शब्द का क्या मतलब हो सकता है इसमें? करेक्ट आंसर है सी, द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर. सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 31. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण पूछा गया इसमें. ऑप्शन ए साइक्लोन, बी अर्थक्वेक, भूकंप, सी सुनामी, या डी उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव. तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव. सारा ही तो नेचुरल डिजास्टर है इसमें. चक्रवात, भूकंप, सुनामी, सारा ही है ये नेचुरल डिजास्टर. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव. Then the last question of this PPT is 32. The question number 32. The worst natural hazard in the tropical region are. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे खराब प्राकृतिक खतरा है. ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी सुनामी, या सी फ्लड मतलब बाढ़, या डी अर्थक्वेक. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन. इट्स द वर्स्ट नेचुरल हैजर्ड इन ट्रॉपिकल रीजन्स because tropical cyclones are frequent and intense in tropical regions, making them a significant natural hazard. That's why the correct answer will be option number A, tropical cyclones. So yeah, that's it. Thank you for your valuable attention.